बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस आज। पार्टी ने नागपुर में किया मेगा रैली का आयोजन। रूस के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल विस्तार में लग सकता है और समय। केंद्र सरकार ने मसरत आलम ग्रुप पर देश विरोधी गतिविधियों की वजह से यूएपीए के तहत लगाया बैन। अब खबरें विस्तार के साथ। कांग्रेस पार्टी का आज 139वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पार्टी गुरुवार 28 दिसंबर को नागपुर में मेगा रैली का आयोजन करने जा रही है। इसी के साथ हम है तैयार थीम के साथ पार्टी अपने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेगी। आयोजन स्थल का नाम भारत जोड़ो मैदान रखा गया है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 3 मुख्यमंत्री, राज्य पार्टी प्रमुख, पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस रैली में देश भर से पार्टी कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। बता दें कि कांग्रेस की मेगा रैली नागपुर में आयोजित हो रही है, जहां आरएसएस का मुख्यालय भी है। कांग्रेस महाराष्ट्र यूनिट के चीफ नाना पटोले ने कहा है कि मेगा रैली में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने नागपुर के ऐतिहासिक महत्व का हवाला देते हुए कहा कि ये कई आंदोलनों और क्रांतियों का केंद्र रहा है। कांग्रेस ने नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी, जिसके कारण 1947 में भारत को आजादी मिली। नाना पटोले ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति भी सत्तारूढ़ पार्टी के कारण समान ही है। भाजपा रोजगार मुक्त भारत की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रोजगार बढ़ाने और किसानों को न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस लोकतंत्र में लोगों का विश्वास जगाने की कोशिश करेगी। बता दें कि मेगा रैली में महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को उठाया जाएगा। साथ ही मेगा रैली के बाद महाराष्ट्र की 48 सीटों पर इंडिया के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग के प्लान को भी फाइनल किया जा सकता है। रूस के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन जंग समेत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता दिया है। पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हमें अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में देखकर अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में काफी उथल पुथल चल रही है, इसके बावजूद रूस और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। पुतिन ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन जंग की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार जानकारी दी है। मैं जानता हूं कि मोदी इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। मैं उनके साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। पुतिन ने विदेश मंत्री से कहा कि अगले साल आम चुनाव के चलते भारत का कैलेंडर का व्यस्त लग रहा है। हालांकि कोई भी जीते, रूस और भारत के रिश्ते स्थिर रहेंगे। बता दें कि जयशंकर रूस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। बुधवार को राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, भारत रूस संबंध, कारोबार और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के रुख की चर्चा हुई। विदेश मंत्री बुधवार को ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट सीट होने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता कर अपने विदेश नीति की ताकत को साबित कर दिया है। इससे पहले जयशंकर ने मंगलवार को मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल विस्तार में अभी और समय लग सकता है। पहले संभावना जताई जा रही थी कि बुधवार या गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार बात वीकेंड तक टल सकती है। अब शुक्रवार या शनिवार को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। उधर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभवन अलर्ट मोड पर है। किसी भी समय सरकार से सूचना आने पर तैयारियों को अंतरिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि प्रोटोकॉल के अनुसार सरकार को कम से कम 24 घंटे पहले राजभवन को सूचित करना होगा, ताकि शपथ ग्रहण के कार्ड
छपवाए जा सके और उन्हें वितरित किया जा सके। गौरतलब है कि पहले बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार की प्रबल संभावना जताई जा रही थी, लेकिन पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के चलते विस्तार नहीं हो सका। वहीं ज्योतिष आचार्य के अनुसार पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा तिथि आती है। इस दिन कोई भी शुभ काम करने से बचा जाता है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि संभवतः ये भी एक कारण रहा होगा जिसके चलते बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार टाला गया है। बता दें कि मंत्रिमंडल में देरी को लेकर सियासी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके कारण ही मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के बाद माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से नामों को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन अब चर्चाएं हैं कि वसुंधरा गुट के कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और वो चेहरे कौन होंगे, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार देर शाम मुलाकात भी की है। सूत्रों के अनुसार सीएमआर में करीब 3 घंटे की मुलाकात में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर भी सीएमआर पहुंचे। संभावना है कि शुक्रवार शनिवार को मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर यूएपीए के तहत बैन लगाया गया है। शाह ने लिखा कि मसरत आलम ग्रुप के सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते भी हैं। उन्होंने लिखा कि सरकार का संदेश जोरदार और स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन को मसरत आलम भट्ट ने बनाया था। वो 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 50 साल के मसरत पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी फंडिंग केस में मामला दर्ज किया है। 2010 में कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर देश विरोधी प्रदर्शनों में उसकी कथित भूमिका के चलते उसे गिरफ्तार किया गया था। उस पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलम के खिलाफ 27 एफआईआर दर्ज है। उसके खिलाफ 36 बार पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। मार्च 2015 में मसरत आलम को रिहा कर दिया गया था, जिसके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ विरोध शुरू हो गया, जो उस समय बीजेपी के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल थी। श्रीनगर में सैयद अली शाह गिलानी के स्वागत के लिए एक रैली में कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगे थे। उस समय की मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार ने मसरत को देशद्रोह और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया था। इससे पहले मसरत आलम ने 2010 में कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 120 से अधिक कश्मीरी युवा मारे गए थे। दिल्ली में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। घनी धुंध के कारण रेलवे, सड़क और एयर रूट प्रभावित हुए हैं। दिल्ली के पालम की बात करें तो बुधवार 27 दिसंबर को सुबह 7 बजे 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रही। दिल्ली एयरपोर्ट पर 110 फ्लाइट्स लेट हो गई, 2 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घने कोहरे के कारण मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक 9 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 6 यूपी और 3 राजस्थान की घटनाएं हैं। इन हादसों में 55 गाड़ियां टकरा गई। दोनों राज्यों में 8 लोगों की मौत हुई है, 49 लोग घायल हुए हैं। यूपी में आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर बुधवार सुबह 15 गाड़ियां टकरा गई। इसमें 1 की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 25 वाहन आपस में टकरा गए। इसमें 5 लोग घायल हो गए। मेरठ में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, बाइक सवार की मौत हो गई है। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मंगलवार देर रात 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसमें 1 शख्स की मौत हो गई, 16 लोग घायल हुए हैं। बागपत में एक मिनी बस और ट्रक की भिड़ंत में 2 महिलाओं की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर में एक बस और ऑटो की भिड़ंत हुई है। इसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। हनुमानगढ़ में एक बस और जीप की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सीकर में NH52 पर 2 कार और एक बस टकराने से 6 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि IMD ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों में कोहरे
कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी रेड अलर्ट है। पंजाब के अमृतसर में आज सुबह 5:30 बजे विजिबिलिटी 0 पहुंच गई थी। पंजाब से सटे हरियाणा के अंबाला, पेहोवा, कैथल, शाहबाद और गुहला में सुबह 8 बजे विजिबिलिटी 10 से 50 मीटर तक रही। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 28 दिसंबर तक घने कोहरे का अनुमान है। 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हल्का कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 30 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा। यहाँ विजिबिलिटी रेंज 50 मीटर तक रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गुना में यात्री बस और डंपर की टक्कर होने की खबर सामने आई है। हादसे में करीब 14 लोग झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं आग लगने से 12 लोग जिंदा जल गए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक बस से जली हुई 11 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। एसपी विजय खत्री ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि हादसा बुधवार रात करीब 8:30 बजे हुआ है। बस गुना से आरोन की तरफ जा रही थी कि तभी एक डंपर से बस की टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बस पलट गई और उसमें आग लग गई। फिलहाल बस में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। एसपी विजय खत्री ने बताया है कि बस में करीब 30 सवारियां थी। बस करीब 8 बजे गुना से आरोन के लिए निकली थी। करीब 8:30 बजे बस और डंपर में आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए और फंसे लोगों को निकाला। मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि इस हृदय विदारक दुर्घटना में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगतों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस विकट परिस्थिति में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बस हादसे पर दुख जताया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।